माना जाता है कि पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले कुछ कारणवश इसमें एक महाविस्फोट हुआ और सब कुछ अस्तित्व में आया। इस घटना को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं और इसके बाद से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बेहद ही तेजी से फैल रहा है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ब्रह्मांड जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से ही सिकुड़ भी रहा है और यह हमारे लिए हर दिन छोटा होता जा रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे हम मौजूदा तकनीक की मदद से देख सकते हैं। मौजूदा अनुमान के मुताबिक हमारा यूनिवर्स करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है, पर यह असल में हमारे ब्रह्मांड की कोई लिमिट या सीमा नहीं है। यह बस हमारे इस ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है जिसकी मदद से हम इसे परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मानव जाति की उत्पत्ति मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी ग्रह पर होती है, ऐसे में हमारा यूनिवर्स कुछ और ही होता। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैस, डस्ट और मैटर का एक विशाल कलेक्शन है जो कि कई लाखों लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 100 बिलियन स्टार मौजूद हैं जो कि इसके सेंटर का चक्कर लगाते हैं, पर हमारी आकाशगंगा इस विशाल ब्रह्मांड में किसी रेत के दाने जितनी बड़ी है। मिल्की वे असल में एक क्लस्टर का हिस्सा है जिसे लोकल क्लस्टर कहा जाता है। इसमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के साथ ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी मौजूद है और इन्हीं आकार की लगभग 30 से 50 गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी के आसपास मंडराती रहती हैं। यह सभी करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। यह सभी गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाती हैं। हमारा लोकल ग्रुप बेहद ही विशाल सुपर क्लस्टर में मौजूद एक आम सा क्लस्टर है, जहां इसके साथ ही हमारे पड़ोसी विग्रो क्लस्टर और दूसरे करीब 1000 से भी ज्यादा क्लस्टर मौजूद हैं। इनमें अलग अलग आकार और टाइप के करीब 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं जो कि करीब 500 मिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। और यह सभी विशाल गैलेक्सीज विशालकाय लेनिका सुपर क्लस्टर के सेंटर में चक्कर लगाती हैं, जिसे हम ग्रेट अट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। भले ही लेनिका सुपर क्लस्टर बहुत ही विशाल हो, पर हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी बड़ी सुपर क्लस्टर मौजूद हैं जो कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, जो कि करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। पर यह हमारे ब्रह्मांड का अंत नहीं है, बल्कि यह हमारी समझ का अंत है। हमारा ब्रह्मांड इससे भी कई विशाल है जिसे हम शायद कभी ना देख पाएं। बिग बैंग के बाद जब हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो यह सभी दिशाओं में एक समान नहीं था। इसमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां भारी मात्रा में मैटर जमा हो गया था, तो वहीं यहाँ कुछ खाली रेंगियोस भी मौजूद थे जहाँ कुछ भी नहीं था, यानी कि खाली जगह थी। समय के साथ यह खाली जगह एक लोकल क्लस्टर बन गई। हमारे ब्रह्मांड में मुख्य रूप से दो सबसे शक्तिशाली फोर्स मौजूद हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। हमारा ब्रह्मांड करीब 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी लोकल क्लस्टर और सुपर क्लस्टर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर छोटे लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीतता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोकल क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लोकल ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे के ओर समीप आ रही हैं और इसी फोर्स की वजह से केवल कुछ ही बिलियन सालों पहले आकाशगंगा मिल्की वे पड़ोसी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। पर भविष्य में ऐसा और भी कोलिजन होंगे जिसकी वजह से भविष्य में पूरा लोकल क्लस्टर एक विशाल मेगा गैलेक्सी में समा जाएगा। आने वाले कुछ बिलियन सालों में ऐसे कई विशाल कोलिजन होंगे जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में कुछ विशाल स्ट्रक्चर ही बच पाएंगे। ऐसे में भविष्य में हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से हिस्से में समा जाएगा, कुछ छोटे और ज्यादा पैक्ट्स में समा जाएगा जो कि दूसरे पैक्ट से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद होंगे। ऐसे में इन दोनों हाईली कंसंट्रेटेड पैक्ट्स की इतनी ज्यादा दूरी हो जाएगी कि इन्हें देख पाना, उन तक पहुंच पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे में कुछ बिलियन सालों में ही लोकल ग्रुप से भरे हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा। जब हम रात में हमारे आसमान में जगमगाते तारों को देख रहे होते हैं तो असल में हम समय में पीछे देख रहे होते हैं, क्योंकि यह तारे हमारे सौर मंडल में कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इन तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में कई लाइट ईयर्स का समय लगता है। यानी अगर हम 10 लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारे को देख रहे होते हैं तो असल में हम उन्हें 10 साल पुराने स्थिति में देख रहे होते हैं। पर इसके विपरीत जब हम करीब 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारे को देख रहे होते हैं तो हम असल में उन्हें इसके 5 मिलियन साल पुरानी स्थिति में नहीं बल्कि इससे भी पुरानी स्थिति में देख रहे होते हैं, क्योंकि इतने सालों में यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से यह तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी आता है जब इन तारों से निकलने वाली रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती, यानी यह तारे हमारे ब्रह्मांड से कहीं बाहर चले जाते हैं। हमारा यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा ही है, पर यह ब्रह्मांड बेहद ही तेज गति से फैल रहा है, जिसकी वजह से हम हर सेकंड हजारों स्टार को खो देते हैं। अर्थात ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से यह तारे हमारे ब्रह्मांड से बाहर चले जाते हैं। यानी कई तारे जो हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय बने थे वह हमारे ब्रह्मांड से बाहर जा चुके हैं। यानी अब हम कभी भी उन तारों को नहीं देख पाएंगे, पर अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है जब हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। पर हमारे ब्रह्मांड से भी परे एक अनोखा ब्रह्मांड मौजूद है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पाए हैं, और समय के साथ ही एक्सपेंशन की वजह से हम हमारे ब्रह्मांड के काफी विशाल हिस्से को खो चुके हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड छोटा होता जा रहा है, यानी हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ता जा रहा है। यह तब होता है जब हमारे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड के तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती, और यह केवल एक तरीके से रुक सकता है जब हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रुक जाए। ऐसे में उस अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लाइट हम तक पहुंच सके और हम उन्हें देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें, पर ऐसा होना लगभग असंभव है। अर्थात हम पहले ही हमारे ब्रह्मांड के विशाल भाग को खो चुके हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन नहीं रुकता है तो धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड और विशाल क्षेत्र में फैल जाएगा और सभी गैलेक्सीज उनके बीच मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे छोटे लोकल क्लस्टर और स्मॉल पैक्स में बढ़ जाएंगी, जहां इनका कोलिजन और मर्ज होगा, और धीरे धीरे समय के साथ दो लोकल क्लस्टर के बीच दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि हम दूसरे लोकल क्लस्टर को देख नहीं पाएंगे और हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिमट कर छोटे लोकल क्लस्टर में सिमट जाएगा। हम बाकी यूनिवर्स से हमेशा के लिए कट जाएंगे और इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में अकेले रह जाएंगे, जहां हमारे छोटे से लोकल क्लस्टर से परे हमें केवल अंधेरा ही नजर आएगा। पर इस छोटे से लोकल क्लस्टर में भी बिलियंस ऑफ स्टार और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसका अध्ययन करने में ही हमें बिलियन सालों का समय लगेगा। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हम इस वक्त में पैदा हुए। हम न सिर्फ अपनी उत्पत्ति यानी बिग बैंग का अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही हम लोकल क्लस्टर का भी अध्ययन कर सकते हैं, पर वह समय हम इंसान नहीं देख पाएंगे जब हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से भाग में सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक हम जिंदा नहीं रहेंगे।